शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। बहुत बात आपने सुना होगा, बहुत बातों में ऐसा कहा जाता है कि हम उनके लिए कर्ज चुकाना चाहते हैं जो हमारे लिए कुछ गए। पीछे जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है शहीद ऋषि रंजन, जो कि लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन बेगूसराय के लाल। बहुत कम समय में भारतीय थल सेना में उन्होंने अपना योगदान देते हुए और भारत के सर्वोच्च, दुनिया के सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त किया। और ये कुछ लोग हैं जिन लोगों को आप देख लीजिए इन तस्वीरों में, ये वो लोग हैं जो वो सौभाग्य तो नहीं मिला, किंतु अपने जीवन को सरकार के लिए समर्पित किया, देश के लिए, सरहद के लिए लड़कर आज आपके क्षेत्र बेगूसराय में रहते हैं। और ऐसे हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप इन्हें पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन या वेटरन्स या फिर योद्धा कह सकते हैं, पूर्व योद्धा। और मेरा जो बात है उन लोगों के लिए है जो लोग वास्तव में सरकार से ये चाहिए, वो चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, राशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। और ये वो लोग हैं, जानते हैं, जिन्होंने अपने भविष्य निधि से अंशदायी स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ पैसे दिए, और वो पैसे का आधार पर जो इनको स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। त्रस्त होकर बेगूसराय के लगभग सभी विधायकों से चिट्ठी लिखवाया गया। माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा लिखे गए चिट्ठी के बाद यहाँ राज्यसभा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया, उसके बाद इन लोगों के बाँछे खिल गए थे कि अब हमें भी सुविधा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो मैं इनसे मिलवा देता हूँ। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड रामकृष्ण पाठक जी हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर मैं बेटी न्यूज़ में। और आप मायूस लग रहे हैं, मैं इसी से सिर्फ जानना चाहता हूं कि जो आप खुशी जाहिर की, जो आपने धन्यवाद ज्ञापन किया था माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, क्या वो उस योग्य थे? ऐसा कुछ काम हो रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। जहाँ तक रहा प्रश्न, सैनिकों से पूर्व सैनिकों से संबंधित जिले के लिए पूर्व के चुनाव में माननीय मंत्री महोदय और हमारे संसदीय क्षेत्र के मंत्री गिरिराज बाबू से हम लोगों ने मिला, और पिछले पूर्व चुनाव में सैनिक संघ ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा सहयोग दिया। गिरिराज बाबू का ये आश्वासन था कि हम सैनिक संघ के लिए कुछ करेंगे। कब मौका मिलता है हम संज्ञान में लेंगे। पश्चात सैनिक संघ के तरफ से हमारी पहली मांग थी, हमने पूरे जिले के सभी सैनिकों के हितार्थ माननीय महोदय के पास रखा। ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में पॉलीक्लिनिक के लिए बेगूसराय में ये पूर्व सैनिकों के हितार्थ होना चाहिए। जब ये हमारा बेगूसराय जिला 1972 में स्वतंत्र होकर स्वच्छंद रूप में जिला बना, मुंगेर से पृथक होकर, हमारे यहाँ अपने ही जिले के नहीं अन्य जिलों के भी पूर्व सैनिक कार्यरत हैं, क्योंकि ये बिहार का एक मात्र औद्योगिक नगरी है और यहाँ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, जैसे तेल शोधक कारखाना, हर्ल कारखाना, वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान और भी छोटे बड़े बहुत सारे कारखाने हैं जहां पूर्व सैनिक नियोजित हैं। वो हमारे जिले के और जिले के बाहर के भी हैं। उन सबके हितार्थ हमने सबसे पहली सैनिकों का जो ये था, अभाव था, जो खल रहा था, हमने महोदय के पास रखा कि ये होना चाहिए, बेगूसराय में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। आश्वासन मिला, पत्र लिखा गया। पत्र लिखने के बाद माननीय महोदय के द्वारा पत्र लिखा गया रक्षा मंत्री को, और इसमें हम स्वीकृत हुआ कि भारत में 102 पॉलीक्लिनिक खुलेगा, उसमें बेगूसराय का भी नाम शामिल किया गया। दुर्भाग्यवश 3-4 महीने के बाद ये आश्वासन हुआ था कि आप
पत्र रक्षा मंत्री को लिखें, और हमने लिखा, उन्हें धन्यवाद दिया कि आपका आभार व्यक्त करता है सैनिक संघ, आपने स्वीकृत किया पूर्व सैनिकों के हितार्थ। लेकिन इसके बाद भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इसमें किसी प्रकार की पहल नहीं हो पा रही है। जब यह संवाद मिला था कि हमें पॉलीक्लिनिक बेगूसराय को मिला, बहुत खुशी हुई थी, प्रसन्नता हुई थी, लेकिन आज वर्तमान में ये उपलब्धता नहीं है और इस संबंध में हमें कोई आवश्यक कार्रवाई प्रतीत नहीं हो रही है। इसीलिए ये दुख का कारण है ना। सब लोगों में मायूसी है, सब लोग पूछते हैं, हम असमर्थ हैं। हमसे जितना जानकारी मिलती है, हम दिन रात संपर्क में, माननीय महोदय के कहने पर कि आप रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखें और उसकी कॉपी हमें दें। हमने बड़े अच्छे रूप में हमने लिखा पत्र भी दिया और महोदय को भी इसकी जानकारी दी कि महोदय, ये पत्र हमने रक्षा मंत्री को भेज दिया गया है, तथापि अभी तक इसमें कोई पहल नहीं है और यथावत है। इस दुख के कारण को आपको समझना होगा कि ये वो लोग हैं जो ये नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से हमें कोई सुविधा दीजिए। इनका कहना वो है कि इन्होंने जो अपने भविष्य निधि से काट कर जो अंशदायी, जब ये कह रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है और इस स्कीम के तहत अपने पैसे के आधार पर ही आपको सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है और तब इतनी परेशानी, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रक्षा मंत्री के द्वारा स्वीकृत हुआ, ये बड़े गौरव की बात है, लेकिन स्वीकृति के बाद कार्य कितना हो पाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, मैं जानना चाहूँगा। भवेश जी, जरा इधर आएंगे। भवेश जी, अक्सर देखा गया है कि जो मांग को लेकर के हम लोग भी सहयोग करते हैं, जन सुविधाओं को मांग को लेकर के, तो उन मांगों में यहाँ के नेता क्या सहयोग करते हैं? आप लोग पुनः, जैसे सीता का वनगमन हुआ, पुनः एक बार ऐसे सैनिकों के साथ स्थिति तो नहीं बन रही है कहीं? देखिए, आपने जो कहा यह स्थिति वही है। जहाँ तक ECHS की बात हुई है, यह बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ 2017 से तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और हमारे तत्कालीन MLC रजनीश बाबू से पहल शुरू किया गया था, उनके द्वारा लिखवाया गया था। उसके बाद लगातार हम पत्राचार करते रहे। विगत 2019 में संसदीय चुनाव में पूरा पूर्व सैनिक संघ एड़ी चोटी एक करके बीजेपी के साथ खड़ा होकर के जहां तक हुआ इनको मदद किया। बदले में माननीय अध्यक्ष ने कहा आपसे कि गिरिराज बाबू ने कहा था कि किस मायने में हम आपका कर्ज अदा करेंगे या क्या हम मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास जो हमारा पैसा जमा है, जो हमारा पर मंथ का 1000 रुपया स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे कट जाता है, उसके बाद पेंशन आने वक्त जो हम 40,000 70,000 रुपया रैंक वाइज जो सरकार के खाते में देते हैं और सरकार हमको आश्वासन देती है कि आपके ज़िला में हम आपको अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ECHS पॉलीक्लिनिक देंगे, आपके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को इम्पैनल करेंगे, लेकिन वो सुविधा अभी तक कुछ नहीं मिला। और जो सैनिक रिटायर्ड होकर आ रहे हैं उनका 1000 रुपये महीना का चिकित्सा भत्ता भी चलाएगा। इसको लेकर के हमने कई बार पत्र आदरणीय गिरिराज बाबू को लिखा। गिरिराज बाबू ने एक्शन किया, जहां भी किया उन्होंने, फलतः हमारा बेगूसराय का नाम 102 नए ECHS में जुड़ा। बेगूसराय का नाम आ गया उसमें, ठीक है, बेगूसराय में खुलेगा। लेकिन इस बात को भी अब 7 महीना से ऊपर हो गया, 8 महीना होने को है। रिमाइंडर की बात किया था आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे स्थानीय सांसद ने, हमने इनको रिमाइंडर भी दिया। उस रिमाइंडर को भी 83 डेज हो चुके हैं, लेकिन उस रिमाइंडर पे भी उन्होंने क्या एक्शन लिया, अभी तक हमको कोई प्रगति का जानकारी नहीं मिला है। ये तो हुई ECHS की बात। इससे और भी संदर्भित बातें हैं जो सैनिकों की मूलभूत सुविधाओं में, एक तरह से यूं कहिए कि संवैधानिक अधिकार है सैनिकों का, क्योंकि उनका पैसा कटता है, चाहे वो CSD की सुविधा हो, चाहे वो जिले में सैनिक कल्याण कार्यालय, नाम से स्पष्ट है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, इसका मतलब है कि सभी जिला में सैनिक कल्याण कार्यालय होना चाहिए। और 1972 से ये जिला एक्टिव है, अभी तक जिला में सैनिक कल्याण कार्यालय नहीं है, CSD नहीं है। आप बगल में जाके देखिए, मोहद्दीनगर जो समस्तीपुर का एक शायद ब्लॉक या प्रखंड है, जो भी है, वहाँ पे सैनिक आराम घर है, वहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा बनाया गया है सैनिक आराम घर। मगर बेगूसराय में अगर हमारे बछवाड़ा के कोई पूर्व सैनिक बेगूसराय में इलाज के लिए आए तो वो रात में कहीं होटल में या कहीं स्टेशन पे ठोकरे खाते हैं। क्या पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक आराम घर की जरूरत नहीं है? आज हमारे कार्यालय की स्थिति आप देखे होंगे, हमने माननीय मंत्री जी को दिखाया है कि हमारे कार्यालय की स्थिति जर्जर बनी हुई है।
क्या उसको एक पूर्व सैनिकों का ये हक नहीं बनता है कि हमको एक अच्छा सा कार्यालय मिले? लेकिन यहाँ के सारे विधायक और सांसद उदासीन हैं हमारे प्रति। इसलिए हम लोग को मंथली मीटिंग में जवाब देने में नहीं बनता है। जब हमारे पूर्व सैनिक बंधु पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस है सर, क्या हुआ। पिछले बार राजवंशी महतो जी आए, उन्होंने भी बहुत दुख व्यक्त किया कि हम लोग एक दिन के लिए एमएलए एमपी बन जाते हैं तो हमको जीवन भर सुविधा मिलता है, और आप लोग इतना नौकरी किए और उसके बाद जिला में कुछ भी सुविधा नहीं है। उन्होंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए स्वर्गीय रामदेव राय जो छपरा विधायक थे, उन्होंने सदन में सवाल उठाया था विधानसभा में। उसके बाद हमारे अभी वर्तमान मटिहानी के जो विधायक हैं राजकुमार जी ने विधानसभा में सवाल उठाया है। बाकी हमने कुंदन बाबू को भी दिया है, औरों को भी दिया है ये चीज़ कि आप भी सवाल उठाइए ताकि जिला में सैनिक कल्याण कार्यालय हो। हमारी विधवाएँ, हमारे वयोवृद्ध सैनिक का बहुत ऐसा वेलफेयर पेंडिंग होता है जो नहीं मिल पाता है उनको, और वो मुंगेर में होने के कारण मुंगेर के लोग ले लेते हैं वेलफेयर, बेगूसराय के लोग देखते रह जाते हैं। कई समस्याएं हैं। सैन्य सेवा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके आधार पर जो अंशदायी योजनाएं हैं उन योजनाओं का गमन कर जाएं। ये लोग वो हैं जो अन्य लोगों के लिए, जो समाज जब वापस आते हैं समाज में तो समाज के लिए भी लड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। अक्सर कहा गया है कि जो लोग दूसरे की सुनते हैं वो खुद को नहीं कह पाते हैं। तो इन बातों को लेकर आपको समझना होगा कि जो स्टेशन हेडक्वार्टर परिसर है, जिसके माध्यम से इन पूर्व सैनिकों के घर तक सीएचडी की सुविधा पहुंचाने की जो जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन बिल्कुल नहीं होता है। बेगूसराय क्षेत्र में यदा कदा कभी सुनने को मिला होगा आपको कि यहाँ पर सीएचडी की गाड़ियाँ पहुंचा करती थी, लेकिन अब तो बीते ज़माने की बात हो गई। खगड़िया में पॉलीक्लिनिक है, और उस पॉलीक्लिनिक में कितना जा पाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अभय जी हमारे साथ हैं, और लगभग 5 साल से रिटायर होकर आप देख सकते हैं कि अब तक युवा हैं ये, और सेना में अपनी संपूर्ण सेवा देने के बाद और अब आपके बेगूसराय में हैं। और जो इनकी जो अधिकार बनता है दोबारा रीसेटलमेंट का, उसके तहत कार्य करें, तो वो अधिकार के तहत जो आपने पैसा लिया उसका अधिकार क्यों नहीं देंगे? कितना दिन जा पाते हैं आप पॉलीक्लिनिक में, जरा यही बताएं खगड़िया में। सबसे पहले तो मैं बीटी न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने इसका मैटर उठाया। मैं 2014 में रिटायर आया था। उसके बाद छोटी छोटी दवाओं के लिए जो है खगड़िया जाना पड़ेगा, जो हम नहीं जा पाते हैं। जितना हम उधर जाएंगे उतना खर्चा हम अपना इधर ही खरीद लेंगे, लेकिन मेरा अधिकार बनता है, मेरा पैसा कट रहा है उस चीज़ का, वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। या तो हमारा पैसा बंद कर दें, हम अपना यहीं ले लेंगे, सामान खरीद लेंगे जो भी है। लेकिन मूलभूत सांसद महोदय को बताया गया, हम लोग उनको जिताने के लिए कहाँ नहीं, बीहट तक, पूरे चकिया तक हम रात रात में घूमे उनको जिताने के लिए कि नहीं चलो भाई कम से कम जो है हमारे ऊपर जो है ध्यान देंगे। लेकिन सब कुछ अछूता नज़र आ रहा है। हम तो पछता रहे हैं लोगों को जिता करके। यदि अगर किसी और को जिताते तो हम लोग को कुछ मूलभूत मुहैया उपलब्ध हो जाता, लेकिन हमको तो अछूता नज़र आ रहा है। मैं स्मरण करा दूं आपको, पूर्व सैनिक संघ का वो गेट जिसकी हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट का है, और हमारे माननीय मंत्री महोदय का हाइट तो पता ही होगा आपको, लगभग 7 फीट का। बड़े कद झुका करके उसके अंदर घुसा करते थे, मैं इसका गवाह हूँ। लेकिन अब जब जीत गए हैं तो वो झुकेंगे कैसे? ये तो झुकना वो फिर सिरवल्ली वाली बात हो जाएगी, और किस लिए झुकेंगे और किस लिए फिर से वहाँ आएंगे। लेकिन माननीय महोदय को फिर से मंत्री बनना है, फिर सांसद बनना है, तो झुकना तो पड़ेगा साहब। अब हम भी वोट का अधिकार रखते हैं। ये सब वो लोग हैं जो आपको वोट दिए थे, और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा यदि इन सुविधाओं के ऊपर आप बात नहीं करते हैं, खास करके ऐसी सुविधा जो कंस्टिट्यूटेड हो, जो अंशदायी हो, जिसके लिए लोगों ने अपने भविष्य निधि में पैसा काट करके, और 1-2 हज़ार रुपया नहीं, जितने के लिए, जितने पेंशन के लिए 500-600 के लिए आप युद्ध लड़ते हैं, उससे आपको बता दें कि लगभग एक सैनिक का 70 से लेकर 1,10,000 तक का जो अंश भविष्य निधि से पैसा कटा है। और स्मार्ट कार्ड इनके पास दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ साधारण स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और उसके लिए खगड़िया कभी नहीं जा पाते हैं वो। और जाएंगे भी कैसे आप? कितनी सुविधाएं मिल पाती है वो आपको देखने की बात है। 2 जिला का एक पॉलीक्लिनिक बनाकर छोड़ देना, और वहाँ पर एक डॉक्टर और एक आप कह सकते हैं कि वो डॉक्टर भी नहीं होता है, सिर्फ अपने जुगाड़ जो आप रिश्तेदारी के आधार पर कर सकते हैं, उनको सेवा मिला हुआ है, नौकरी का, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं छोड़ जाता हूँ उन लोगों के साथ जो लोग अक्सर सवाल तो करते हैं कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो लोग अपने कामों में हैं, लेकिन आपको आपके अधिकार के लिए क्यों नहीं बात करते, तो आप भी कभी उनके लिए बात कर लीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जो आप हैं, और अक्सर मैं आपको इसी तरह याद दिलाते रहूँगा। पीछे जो मंच है उस मंच को फिर से आप एक बार देख लीजिए,
और उनके लिए ही सही, उनके आश्रितों के लिए ही सही, कभी कभी आप बात कर लिया कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।